हेलो दोस्तों, आज के वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चंस, जिसमें आपको रीजनिंग के कुल 15 क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे। इसके साथ ही साथ आपको साइंस के कुल 15 क्वेश्चंस मिलेंगे और जनरल नॉलेज के आपको 15 क्वेश्चन। इस तरीके से जो क्वेश्चंस की संख्या होगी वो कितना होंगी 45। ठीक है, इस तरीके से हम कितने क्वेश्चन सॉल्व करेंगे आज 45 क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं ये 45 क्वेश्चंस। तो पहला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं कि एक निश्चित कूट भाषा में, ठीक है, पहला क्वेश्चन बता रहा है कि एक निश्चित कूट भाषा में यदि 479 का अर्थ फ्रूटी स्वीट्स है, इसके साथ साथ 248 का अर्थ है वेरी स्वीट्स वॉइस और 637 का अर्थ है इट्स फ्रूट डेली है। ठीक है, तो इसका कूट क्या है, तो इसको निकालने के लिए सबसे पहला मैं पिछले वीडियो में बता दिया हूँ और फिर से इसको आज बता देता हूँ। तो अगर नहीं समझ आता है तो वीडियो को वापस से जाकर फिर से देखिए और ये वाला जो वीडियो है उसको भी धीरे धीरे करके आप बैक टू बैक देखिए। ठीक है, तब आसानी तरीके से इसको समझ में आ जाएगा। इस तरीके से कूट वाले जो क्वेश्चंस रहते हैं वो मैक्सिमम एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। तो चलिए इसको सर्वप्रथम हम लोग बनाते हैं। ठीक है, तो इसको बनाने के लिए सबसे पहले क्या करते हैं 479, ठीक है, 479 को लेते हैं। तो 479 को हम क्या लिखते हैं फ्रूट, ठीक है, शॉर्ट में मैं लिख दे रहा हूँ फ्रूट इज़ स्वीट्स। ठीक है, इस तरीके से लिखते हैं फ्रूट इज़ स्वीट। ठीक है, उसी तरीके से यहाँ इसको भी लिखते हैं, किसको 248 को। चलिए 248 को लिख देते हैं हम वेरी, उसी तरीके से स्वीट वॉइस। ठीक है, वेरी स्वीट वॉइस। ठीक है, इसी तरीके से इसको लिखा जाता है 637 को। 637 को क्या लिखते हैं ईट फ्रूट, उसी तरीके से डेली। ठीक है, यहाँ पर डेली लिखा जाता है। अब इसमें हम लोग मैच करते हैं कि जो मैच करने वाले जो क्वेश्चन हैं वो किस तरीके कौन कौन से हैं। ठीक है, तो इसमें आप देख पा रहे होंगे फ्रूट ई स्वीट्स के लिए 479 यहाँ पर यूज़ किया गया है। ठीक है, तो इसमें अब हम लोग मैच करते हैं। तो पहले वाले में देखिए आपको स्वीट दिख रहा होगा और दूसरे वाले में भी आपको क्या दिखाई दे रहा है स्वीट दिखाई दे रहा है। ठीक है, तो पहले और दूसरे वाले से मैच करते हैं कि क्या होने वाला है। तो पहला में आपका 4 मैच कर रहा है, दूसरा में भी 4 है। ठीक है, तो इस तरीके से स्वीट का हमारा क्या निकल गया 4 निकल गया। ठीक है, स्वीट का क्या निकल गया 4 निकल गया। अब इसी तरीके से इसको और डीपली जाएंगे तो फ्रूट का देखेंगे। तो फ्रूट यहाँ पर किस में दिखाई देगा, तो फ्रूट दिखाई दे रहा है 637 में। तो ये वाला जो फ्रूट है वो उसमें आपको फ्रूट दिखाई दे रहा है किसमें 637 में। ठीक है, अब 637 में दिखाई दे रहा है, इसके अलावा जो ऊपर वाले भाग है सबसे 1 नंबर पे उसमें भी फ्रूट है। तो ये 637 और इसमें क्या कॉमन है, तो 7 कॉमन है। क्या कॉमन दिख रहा है 7 कॉमन दिख रहा है, यानी फ्रूट जो फ्रूट है उसका कौन सा नंबर हो गया, सॉरी 7 नंबर हो गया। ठीक है, 7 नंबर हो गया। अब आपको यहाँ पर बच रहा है इज़। ठीक है, स्वीट्स के लिए आपका 4 हो गया और इसी के साथ साथ फ्रूट के लिए आपका कौन सा हो गया है 7 हो गया है। तो इसके अलावा कह रहा है कि ईज़ का क्या है, तो यहाँ पर कौन से नंबर्स बच रहे हैं दोस्तों, तो यहाँ पर बच रहे हैं आपके 9। कौन से नंबर बच रहे हैं 9 नंबर बच रहे हैं। तो यही जो 9 नंबर रहेगा वो क्या होगा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो पहला का क्या कौन सा आंसर हो जाएगा यहाँ पर 9 नंबर हो जाएगा। ठीक है, तो बात करते हैं अब दूसरे नंबर के लिए कि दूसरे नंबर के किस तरीके से हम इसको सॉल्व करेंगे। तो दूसरा नंबर को सॉल्व करने के लिए आपको कह रहा है कि उस आकृति का चयन करें जो निम्नलिखित आकृति श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह को प्रतिस्थापित करेगी। ठीक है, उसको आपको चूज़ करना है जो भी आकृति है उसमें क्या कर देगी प्रतिस्थापित करेगी। ठीक है, इसको आपको चूज़ करना है। तो इसको आपको बनाने के बाद किस तरीके से इसको बनाना है देखिए। इसके जो किनारे किनारे वाला जो भाग दिखाई दे रहा है उसको एंटी क्लॉकवाइज आपको घुमाना है। ठीक है, सॉरी क्लॉकवाइज घुमाना है। तो क्लॉकवाइज देखिए यहाँ पर किस तरीके से घुमाया है, आप देख पा रहे होंगे कि ये वाला जो 4 कोना है, अब यहाँ पर ये इस तरीके से होता है क्लॉकवाइज। ठीक है, घड़ी के जो सुई हैं उस तरीके से इस तरीके से मूव करता है, घूमता है। ठीक है, तो इसको क्या करते हैं, ये जो 4 वाला भाग है इस तरीके से घुमा होगा तो ये चीज़ें आ गया। ठीक है, ये फिर इस तरीके से घुमा होगा तो ये चीज़ चला आया है। तो फिर ये इस तरीके से घूमेगा, यानी यहाँ पर कौन सा भाग चलाएगा चौथा पोजीशन वाला भाग चलाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर चौथा पोजीशन वाला जो भाग है वो तो आ ही गया। अब इसके साथ साथ कह रहा है कि जो पहला वाला भाग है उसको देखिए और ये वाला भाग को देखिए, लगभग क्या हो गया आपको समान दिखाई दे रहा है। तो हमें प्राप्त क्या करना है, इसके अनुरूप जो है वो डायग्राम वो प्राप्त करना है। ठीक है, तो यहाँ पर कौन सा डायग्राम चलाएगा देखिए, ये आपका ये और ये लगभग मैच कर रहा है। ठीक है, और इसके बीच वाले भाग में मैच कर रहे हैं, इसीलिए इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा 1 नंबर हो जाएगा। ठीक है, अब बात करते हैं अगले क्वेश्चन के लिए कि अगला क्वेश्चन का क्या आंसर होने वाला है। अगला क्वेश्चन देखिए, सॉल्व करने से पहले क्या कर देख लेते हैं।
निम्नलिखित में से कौन सा अंकगणितीय चिन्हों को परस्पर बदलाव समीकरण को सही करेगा। ठीक है, आपको इस तरीके से इसमें सेट करना है अपने चिन्ह को कि ये किसके बराबर आए, 25 के बराबर, यानी इन सारे चीज़ों को सॉल्व करेंगे तो कितना आना चाहिए आपका, 25 बराबर 25 आना चाहिए, इस तरीके से आना चाहिए। ठीक है, तो चलिए इसको हम लोग सॉल्व करते हैं और लाते हैं इसको किस तरीके से। ठीक है, तो इसको लाने से पहले हम लोग क्या करते हैं कि ये किस तरीके से सॉल्व होगा। पहले नंबर पे अगर इसको सॉल्व करने जाएंगे तो यहाँ पर 30 लिख देंगे। ठीक है, अब यहाँ पर जो डिवाइड है उसको हमें चेंज करना है, तो डिवाइड को किस में बदल देंगे, देखिए मल्टीप्लाई में बदल देंगे, है ना, मल्टीप्लाई में बदल दिए। अब यहाँ पर जो मल्टीप्लाई है उसको किस में बदलेंगे, मल्टीप्लाई को यहाँ पर डिवाइड में बदल देंगे। तो मल्टीप्लाई के बाद यहाँ पर क्या क्या कौन सा नंबर है, 6 है, उसके बाद फिर डिवाइड कर देते हैं, उसके बाद 4 कर देते हैं। ठीक है, उसी तरीके से यहाँ पर क्या कर देंगे, 15 कर देंगे और माइनस यहाँ पर कितना कर देंगे, 35 कर देंगे। ठीक है, इसके बराबर हमको लाना क्या है, 25। ठीक है, तो सबसे पहला हम बॉड मास रूल्स के अकॉर्डिंग किसको सॉल्व करते हैं, मल्टीप्लाई को सॉल्व करते हैं। तो चलिए मल्टीप्लाई को सॉल्व करेंगे। तो मल्टीप्लाई को सॉल्व करने से पहले ये इसको हम लोग सॉल्व करेंगे। इसको सॉल्व करने से पहले मल्टीप्लाई से पहले क्या है, डिवाइड है, तो डिवाइड को चलिए सॉल्व करते हैं। 30 इंटू, जब इसको डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाता है, 1.5 आ जाता है। ठीक है, प्लस यहाँ पर 15 आपको देखने को मिलेंगे, इसके साथ साथ 35 आपको देखने को मिलेंगे और हमें लाना क्या है, 25। ठीक है, अब इसको अगले स्टेप में हम लोग फॉलो करेंगे तो ये क्या चला आएगा, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 45। ठीक है, इसको हम लोग प्लस कर देंगे 15 माइनस 35, इसके अलावा कर देंगे यहाँ पर 25। ठीक है, तो इसको और आगे सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा 60। ठीक, इसको हम लोग कर देते हैं 35 और 25। अब जब इसको माइनस कर देते हैं क्या आ जाएगा, 25। तो इस तरीके से जो करेक्ट आंसर है वो क्या है, सी नंबर वाला करेक्ट आंसर है। ठीक है, ये सारी चीज़ों को आप सॉल्व करके देख लीजिएगा। ठीक है, अब ये सारा अगर मैं सॉल्व करने लगूँ तो वीडियो काफ़ी लॉन्ग हो जाएगा। ठीक है, इसीलिए आप इसको सॉल्व करके देखिएगा। अब अगला हम लोग देखते हैं अगला क्वेश्चन, चौथा क्वेश्चन के बारे में। तो चौथा क्वेश्चन कह रहा है कि आरती और बीना बहनें हैं। ठीक है, राज और संजय दोनों भाई हैं। आरती की पुत्र राज की बहन है, तो बीना का संजय से क्या संबंध है। तो बीना का संजय से संबंध निकालने के लिए सबसे पहला हम लोग क्या करते हैं, आरती और बीना के बारे में करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ बीना। ठीक है, उसके बाद इधर लिख देता हूँ मैं आरती, ए से आप आरती समझ लेना। ठीक है, अब इसको और आगे हम लोग ले जाएंगे तो ये जो है राज और संजय, यहाँ पर मैं लिख देता हूँ राज और यहाँ पर लिख देता हूँ संजय, ये दोनों क्या हैं, आपस में भाई हैं। ये दोनों आपस में क्या होंगे, भाई होंगे, और ये दोनों क्या है, आपस में बहनें हैं। तो बीना का संजय से क्या संबंध है, इसको बताना है। तो इसको बताने के लिए सबसे पहला इस चीज़ को देख लीजिए कि राज और जो संजय ये दोनों भाई हैं, ये दोनों बहनें हैं। ठीक है, तो ये किससे आ रहा है, ये एक डॉटर से आ रहा है। आरती क्या है, आरती के डॉटर है ये, यहाँ पर मैं लिख देता हूँ डॉटर, आरती के डॉटर हैं ये जो है आरती के डॉटर हैं। तो ये इसके भी संतान होंगे, यानी इसके संतान होंगे। तो जो यहाँ पर बीना और संजय से संबंध होगा, ये बीना और संजय से संबंध होगा, वो किसका संबंध होगा, तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो कौन सा हो जाएगा, इसका करेक्ट आंसर डी नंबर हो जाएगा। चाची, मामा, मौसी, बुआ, एक इसी में से एक हो सकता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करेंगे तो इसको किस तरीके से करेंगे, देखिए ABCDEF में से प्रत्येक की जो लंबाई होती है वो क्या है, अलग अलग है। ठीक है, C सबसे लंबा व्यक्ति है, D केवल 2 व्यक्ति से छोटा है, E केवल A से छोटा है, लंबा है। ठीक है, FB जो C से छोटा है, लेकिन ये जो C से छोटा है, B D से निकटतम छोटा है, तब उनमें से सबसे लंबा व्यक्ति कौन है। तो इसको निकालने के लिए सबसे पहले हम लोग क्या कर लेते हैं, ये कहते हैं, देखिए C सबसे लंबा नहीं है, D केवल 2 व्यक्तियों से छोटा है। तो D को हम लोग निकालने के लिए 2 व्यक्तियों से छोटा पहले बनाएंगे। तो इसको हम लोग किस तरीके से सॉल्व करेंगे, देखिए D को 1 2 दूसरे व्यक्ति पर यहाँ पर क्या रख देते हैं, हम लोग D को रख देते हैं। ठीक है, यानी छोटा है, तो छोटा है यानी ये वाले चिन्ह हम लोग दे देते हैं। ठीक है, अब इसके बाद हम लोग ये लिखा हुआ है कि E केवल A से लंबा है। E किससे लंबा है, तो E केवल A से लंबा है, यानी 1 2 3। E हम लोग यहाँ पर लिख देंगे जो केवल किससे लंबा है, A से लंबा है, यानी इधर A से क्या है, E छोटा है। फिर कह रहा है FB जो C से छोटा है। ठीक है,
बी जो सी से छोटा है। तो इसको हम लोग किस तरीके से यहाँ पर निकालेंगे, तो इसको निकालने के लिए सबसे पहला हम लोग एफ़ हम लोग पहले नंबर पे डालेंगे, क्योंकि एफ़ जो है वो बी और सी से क्या है, छोटा है। ठीक है, तो एफ़ के बाद हम लोग क्या ऐड करेंगे, यहाँ पर सी ऐड करेंगे। ठीक है, अब डी के बाद कौन सा नंबर आएगा, आपका डी के बाद बी नंबर चला आएगा। तो इस तरीके से जो हमारा श्रृंखला बन जाता है वो क्या बन जाता है कि तब उनमें से सबसे लंबा व्यक्ति कौन है, तो इनमें से ना सबसे लंबा व्यक्ति हमें एक ही प्राप्त हुआ है, वो क्या है, एफ़ है, एफ़ प्राप्त हुआ है। अब एफ़ किस तरीके से प्राप्त हुआ है कि ये कह रहा है कि डी केवल 2 व्यक्तियों से लंबा है, तो हमने 2 व्यक्तियों से लंबा किसको बना दिया है, डी को बना दिया है। ई केवल ए से लंबा है, तो ई को हमने ऐसा जगह व्यवस्थित किया है जो केवल ए से लंबा है। अगर मैं यहाँ पर व्यवस्थित कर देता तो वो 2 लोगों से लंबा हो जाता। ठीक है, फिर कह रहा है एफ बी जो सी से छोटा है से सबसे लंबा है, ये कहने का मतलब है। तो ए जो एफ है वो सी बी से छोटा है, सॉरी सी से छोटा है, तो सी से छोटा है तो सी के बाद मैंने एफ को लगा दिया। ठीक है, अब यहाँ पर कह रहा है कि उनमें से सबसे लंबा व्यक्ति कौन है, तो सबसे लंबा व्यक्ति यहाँ पर कौन देखने को मिलेगा, एफ देखने को मिलेगा। ठीक है, इसीलिए इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, सी नंबर करेक्ट आंसर हो जाएगा एफ। अगला क्वेश्चन अब हम लोग देखते हैं कि अगला क्वेश्चन किस तरीके से हम लोग सॉल्व करेंगे। तो अगला क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए पढ़ते हैं, 7 व्यक्ति ए बी सी डी ई एफ जी एक सीधी कतार में उत्तर के सम्मुख होकर बैठे हैं। ठीक है, जी और ई के मध्य केवल 5 व्यक्ति बैठे हैं। एफ जी ए दोनों का निकटतम पड़ोसी है, केवल 4 व्यक्ति ए के दाई बैठे हैं। अंतिम बाएं छोर में कौन बैठा है, ये चीज़ें आपको बताना है। तो इसको किस तरीके से बताएंगे आप, देखिए आपको सबसे पहला यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 7 यहाँ पर कितने लाइन आपको खींचने हैं, 7 लाइन। चलिए खींच दीजिए, 1 2 3 4 5 6 और 1 हो जाता है, यहाँ पर 7 लाइन हो जाता है। ठीक है, इसके बाद कह रहा है जी और ई के मध्य केवल 5 व्यक्ति बैठे हैं। तो जी और ई के मध्य देखिए, जी हम यहाँ रखेंगे और ई यहाँ पर, तो कितने मध्य व्यक्ति होंगे, 1 2 3 4 5 मध्य व्यक्ति। ठीक है, उसके बाद कह रहा है एफ जी और ए दोनों का निकटतम पड़ोसी है। तो एफ को अगर मैं यहाँ पर रख दूँ तो एफ क्या हुआ, जी और ए दोनों के मध्यम निकटतम पड़ोसी हो गया। केवल 4 व्यक्ति ए के दाएं ओर बैठे हैं, ए के दाएं ओर केवल 4 व्यक्ति बैठे होंगे, तो 1 2 3 4। ठीक है, इस तरीके से कह रहा अंतिम बाएं छोर में कौन है, तो अंतिम बाएं छोर में इसको हम लोग निकालने के लिए क्या क्या रख देते हैं, अंतिम बाएं छोर में आपको देखने को मिलेगा, क्या देखने को मिलेगा, अंतिम बाएं छोर में भी आपको क्या देखने को मिलेगा, जी देखने को मिलेगा। ठीक है, अंतिम बाएं छोर में, तो सबसे पहला अंतिम बाएं छोर यहाँ पर कौन देखने को मिल रहा है, जी देखने को मिल रहा है ना। अंतिम अगर लाएंगे इस तरीके से तो कौन सा चिन्ह देखने को मिल रहा है, या कौन सा लेटर अल्फ़ाबेट देखने को मिल रहा है, तो यहाँ पर जी अल्फ़ाबेट देखने को मिल रहा है। ठीक है, अगला क्वेश्चन के लिए अब हम लोग प्रिपेयर करते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन यहाँ पर कह रहा है कि एक पुरुष की ओर इशारा करते हुए पुष्पा जो एक लड़की है, ठीक है, उसने कहा वह मेरे पिता की पत्नी का ससुर है। पुष्पा उस आदमी की किस प्रकार से संबंधित है, देखिए जो पुष्पा है वो एक लड़की है, वो मेरे पिता की पत्नी का ससुर है। ठीक है, यानी पुष्पा के पापा की पत्नी का ससुर है। तो इस तरीके से अगर इसका हम लोग रिलेशन लेंगे तो क्या रिलेशन निकल करके आएगा यहाँ पर दोस्तों, तो ये रिलेशन निकल करके आएगा, ये देखिए दादा है या फिर पोती है, तो यहाँ पर पोती दिया हुआ है। इस तरीके से क्या होगा, इसका करेक्ट आंसर पोती होगा, सी नंबर इसका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, अब बात कर रहा है यदि इसको ये LEUCOMA शब्द के प्रत्येक अक्षर को वर्णानुक्रम में व्यवस्थित किया जाता है तो अंग्रेजी वर्णानुक्रम में बाएं से तीसरे और दाएं से दूसरे अक्षर के बीच के अंतर आपको बताना है। ठीक है, तो इसका अंतर बताने के लिए आप क्या करेंगे, आप इनको जिस तरीके से
ABCD के क्रम में है उसको आप इस तरीके से व्यवस्थित कीजिए। यानी इसमें सबसे पहला कौन सा चला आएगा, A चला आएगा, ठीक है। उसके बाद कौन चला आएगा, C चला आएगा। उसके बाद कौन चला आएगा, E चला आएगा, ठीक है। इसके बाद आपको कौन देखने को मिलेगा, L देखने को मिलेगा, फिर M देखने को मिलेगा, फिर O देखने को मिलेगा और फिर U देखने को मिलेगा, ठीक है। तो इस तरीके से आप अगर देखेंगे तो ये कह रहा है कि वर्णानुक्रम में बाएं से तीसरे स्थान पे, यानी इसको बाएं से तीसरे स्थान पर क्या देखने को मिलेगा, ई देखने को मिलेगा। इसके साथ साथ कह रहा है कि दाएं से दूसरे स्थान पे, तो दाएं से दूसरा स्थान कौन सा है, ओ है। तो अब हम इसे क्या करेंगे, घटा देंगे। किससे घटाएंगे, तो इसको अगर हम लोग घटा देते हैं तो इसके क्रम को, तो क्रम में इसके जो ओ आते हैं वो कितने पोजीशन में आते हैं, तो 15 पोजीशन में आते हैं। और ई कितने पोजीशन में आता है, तो 5 पोजीशन में आता है, ठीक है। तो इसके बीच का अंतर आपको निकालना है कि इसके बीच का अंतर कितना होगा। तो इसके बीच का अंतर निकालने के लिए यहाँ पर आपको क्या देखने को मिलेगा, यहाँ पर 15 देखने को मिलेगा। और इसके बाद ए के बाद ये चूँकि 6 नंबर पे है, इसीलिए इसको कितने नंबर पे देखा जाएगा, 9 पोजीशन पे आपको देखने को मिलेगा। तो यहाँ पर इसके बीच का अंतर कितना निकल रहा है, तो 9 निकल रहा है। इसीलिए इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो दोस्तों क्या हो जाएगा, 9 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बात करते हैं अगले क्वेश्चंस के लिए कि जो अगला क्वेश्चन है उसको हम लोग किस तरीके से सॉल्व करेंगे। तो अगला क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए कहता है कि चित्रा रिसोर्ट से गाड़ी चलाना शुरू करती है, ठीक है। 15 किलोमीटर पश्चिम की ओर गाड़ी चलाती है और फिर बाएं मुड़ती है और फिर 115 किलोमीटर गाड़ी चलाती है, फिर वह दाएं मुड़ती है, फिर 25 किलोमीटर चलती है। इसके बाद कह रहा है कि वह फिर से दाएं मुड़ती है और 90 किलोमीटर गाड़ी चलाती है, ठीक है। अंत में वह दाएं मुड़ता है और अपने घर पर क्या करता है, वो पहुंच जाता है, ठीक है। 40 किलोमीटर फिर वो गाड़ी चलाने के बाद, उसके बाद कह रहा है कि उसके घर से रिजॉर्ट कितनी दूरी पर है, ये आपको बताना है। तो इसकी दूरी निकालने के लिए क्या करते हैं हम लोग, तो इसकी दूरी निकालने के लिए सबसे पहला हम लोग जो क्रम को बताया है कि किस तरीके से चल रहे हैं, उसी तरीके से हम इसको चित्रा को क्या करेंगे, चलाएंगे, ठीक है। तो कह रहा है कि 15 किलोमीटर पहले पश्चिम की ओर चलिए। 15 किलोमीटर हमने पश्चिम की ओर चल दिया, ठीक है। उसके बाद कह रहा है फिर बाएं मुड़ती और 115 किलोमीटर चलना है, ठीक है। 15 किलोमीटर जाने के बाद आपको क्या करना है, बाएं मुड़ना है। यानी मैं यहाँ से चल करके 115 किलोमीटर आपका बाएं मुड़ गया, ठीक है। अब इसके बाद जैसे ही बाएं मुड़ता हूँ, फिर ये क्या कहता है फिर दाएं मुड़िए और 25 किलोमीटर आपको फिर चलना है। तो फिर अगर दाएं मुड़ेंगे तो दाएं आपको यहाँ से मुड़ करके ये वाले लाइनिंग में चलना है। तो कितने किलोमीटर चलना है, 25 किलोमीटर चलना है। उसके बाद फिर से दाएं मुड़ती है और वो कितने किलोमीटर चलती है, यानी यहाँ से फिर से दाएं मुड़ेगी वो, तो कितने किलोमीटर चलेगी, 90 किलोमीटर चलेगी, ठीक है। अब इसके बाद कह रहा है कि अंत में वह दाएं मुड़ती है, ठीक है। अंत में क्या कर रही है, वो दाएं मुड़ रही है। अपने घर पहुंचने के लिए 40 किलोमीटर गाड़ी चलाती है, ठीक है। अपने घर मुड़ने के लिए, वो जाने के लिए कितना किलोमीटर गाड़ी चला रही है, तो 40 किलोमीटर गाड़ी चला रही है। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो दोस्तों कितना किलोमीटर हो जाएगा, तो ए हो जा रहा है सीधा घुमा फिरा करके कितना किलोमीटर, 25 किलोमीटर में चला रहा है। इसीलिए इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, 25 किलोमीटर आ जा रहा है, ठीक है। इसका करेक्ट आंसर 25 किलोमीटर होगा। अब बात करते हैं अगले क्वेश्चन के लिए कि जो 10वां क्वेश्चन है वो उसको किस तरीके से सॉल्व किया है। कह रहा है कि दिए गए आरेख का ध्यानपूर्वक अध्ययन करें और प्रश्न का उत्तर दें, ठीक है। विभिन्न और वर्गों से संख्या व्यक्तित्वों की प्रदर्शित करता है। जैसे यहाँ पर कह रहा है ऐसे कितने शिक्षक हैं जो न तो पुरुष हैं और न ही स्नातक है। आप देख पा रहे होंगे ये वाला जो भाग है वो सब किसके किसके हैं, स्नातक के हैं, और ये वाला जो भाग है वो किसके हैं, पुरुष के हैं। आपको एक नंबर दिखाई दे रहा होगा जो इन दोनों से संबंधित नहीं है, वो कौन सा नंबर है, यहाँ पर 9वां नंबर है। तो इसीलिए इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, 9 नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं कि एक बॉक्स में विभिन्न मूल्य वर्गों अर्थात 50 पैसे के सिक्के, 1 रुपये के सिक्के और 2 रुपये के सिक्के हैं जिनका मूल्य 315 रुपये है। सभी मूल्य वर्गों के सिक्कों की संख्या आपको ज्ञात करना है, ठीक है। समान है। बक्से में 1 रुपये के सिक्के की कुल संख्या ज्ञात कीजिए। तो इसमें आपको कुल संख्या ज्ञात करना है। तो इसे सर्वप्रथम ज्ञात करने के लिए हम लोग सबसे पहला क्या करते हैं, देखिए। अब कह रहा है कि जो 1 पैसे के सिक्के हैं, 50 पैसे के सिक्के हैं,
तो 50 पैसे के सिक्के रहेंगे तो 0.50 लिख देते हैं। 1 रुपये के सिक्के रहेंगे तो उसी तरीके से हम लोग क्या लिख देते हैं, 1 लिख देते हैं। 2 रुपये के रहेंगे तो 2 लिख देते हैं। अब इसी में हम लगा देते हैं x, ठीक है, x लगा देते हैं। अब इन सब का समीकरण सॉल्व करने के लिए हम लोग एक ही चीज़ करते हैं कि इसको हम लोग किस तरीके से लिखेंगे, समीकरण के हिसाब से लिखेंगे। यानी ये लिखेंगे 1x + 2x, इसके बराबर में लिख देते हैं कितना लाना है हमको, 315 लाना है, ठीक है। तो इसे हम लोग सॉल्व करने से पहले क्या करते हैं, सबसे पहला इसको सबको हम लोग ऐड कर देते हैं, ठीक है। तो जब ऐड करेंगे तो वो कितना चला आता है, 3.5 चला आता है, ठीक है। तो 3.5 आ जाता है, वो x में चला आएगा, ये आ जाता है 315, ठीक है। अब x बराबर जैसे ही मैं इसको आगे ले जाऊंगा तो क्या, ये 315, ये इसके बीच में क्या है, मल्टीप्लाई का चिन्ह है, इधर आएगा तो ये डिवाइड में हो जाएगा, तो 3.5 हो जाएगा, ठीक है। जब इसको और इसको डिवाइड करेंगे तो हमारा आंसर क्या आ जाता है, 90 आ जाता है। इसीलिए इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपको क्या देखने को मिलेगा, 90 देखने को मिलेगा, ए नंबर, ठीक है। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं 12वां क्वेश्चन कि एक लड़का मैदान में उत्तर दिशा के सम्मुख खड़ा है। यदि वह लड़का 65 डिग्री दक्षिणावर्त दिशा में और 155 डिग्री वामावर्त दिशा में मुड़ता है तो अब वह किस दिशा के सम्मुख होगा। तो इसे निकालने के लिए सबसे पहला क्या करते हैं, आपको ये वाला जो दिशा है उसको आपका ज्ञात होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है। अगर बात कर रहा है ये कि वो दक्षिणावर्त दिशा में आपको जाना है तो इसीलिए सबसे पहला इसको आप नोट कर लीजिए, ये नोट कर लीजिए। ऊपर क्या है, उत्तर है, नीचे आपको दक्षिण दिखाई देगा और इधर आपको पूर्व दिखाई देगा, ठीक है, और इधर आपको पश्चिम दिखाई देगा, ठीक है। तो ये कह रहा है कि वह लड़का 65 डिग्री दक्षिणावर्त जा रहा है, ठीक है। तो 65 डिग्री आपको दक्षिणावर्त जाएगा, यानी यहाँ से आपको ऊपर वाले भाग से इधर 65 डिग्री जा रहा है। तो यहाँ मैं ले लेता हूँ कितना, 65 ये 65 डिग्री मैं यहाँ पर ले रहा हूँ, ठीक है। तो जैसे ही ये 65 डिग्री लेता है उसके बाद कहता है कि 155 डिग्री वामावर्त, यानी यहाँ से फिर से वो कितना चला जाएगा, 155 डिग्री चला जाएगा, ठीक है। और जैसे ही 155 डिग्री जाएगा तो वह किस दिशा के सम्मुख होगा, यानी सामने वाला दिशा कौन सा होगा, तो सामने वाला दिशा हमको पश्चिम दिखाई देगा। इसीलिए इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, पश्चिम दिशा हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करते हैं कि 2 कथन दिए गए हैं जिसके बाद 2 निष्कर्ष 1 और 2 दिए गए हैं। कथनों को सत्य मानते हुए भले ही वे सामान्य रूप से ज्ञात तत्वों से भिन्न प्रतीत होते हैं, निर्णय लें कि कौन सा निष्कर्ष कथनों का तार्किक रूप से अनुसरण करता है, ठीक है। कथन पहला कह रहा है कि सभी महिलाएं मोर हैं और सभी मोर गौरैया हैं, ये पहला कथन है, ठीक है। निष्कर्ष ये निकलता है कि सभी महिलाएं गौरैया हैं, ठीक है, सभी महिलाएं गौरैया हैं या फिर सभी गौरैया महिलाएं हैं, ठीक है। पहला है न तो 1 और न ही 2 अनुसरण करता है। उसके बाद कह रहा है दूसरा है केवल निष्कर्ष 2 अनुसरण करता है। तीसरा 1 और 2 दोनों अनुसरण करता है। उसके बाद है केवल निष्कर्ष 1 अनुसरण करता है। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो कौन सा हो जाएगा दोस्तों, तो इसका जो करेक्ट आंसर आपको देखने को मिलेगा वो है आपका डी नंबर, ठीक है। केवल निष्कर्ष 1 अनुसरण करता है, क्या है, सभी महिलाएं गौरैया हैं, सभी गौरैया महिलाएं नहीं हो सकते हैं, ठीक है। तो इसीलिए इसका जो आंसर होगा वो कौन सा होगा, डी नंबर होगा। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, देखिए ये कह रहा है कि दिए गए विकल्पों में से उस अक्षरांकीय समूह का चयन कीजिए जो निम्नलिखित श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह को प्रतिस्थापित करता है, ठीक है। तो प्रश्न चिन्ह को प्रतिस्थापित करने के लिए सबसे पहला देखिए, पहले दिया हुआ है L100, ठीक है। उसके बाद फिर क्वेश्चन मार्क दिया हुआ है, फिर नंबर 64 को निकाला है। इसके बाद कह रहा है कि नंबर 64 के बाद OP दिखाया है, उसके बाद 49 लिखा है, फिर PQ यहाँ पर 36 लिखा हुआ है। तो इसको निकालने के लिए सबसे पहला क्या करते हैं, देखिए इसका जो नंबरिंग दिया हुआ है इसको उसको माइनस कर लीजिए, यानी आपको 49 माइनस 36 करना होगा। तो कितना हमें प्राप्त हो जाता है, 13 प्राप्त हो जाता है, ठीक है। उसी तरीके से 64 यहाँ पर 64 माइनस 49 करना होगा, ठीक है। तो 64 माइनस 49 करेंगे तो आपको क्या देखने को मिलता है,
आपको यहाँ पर क्या देखने को मिलेगा दोस्तों, आपको देखने को मिलेगा यहाँ पर 15, ठीक है। कितना देखने को मिलेगा, 15 देखने को मिलेगा। इसी तरीके से अगर करेंगे कि जो आने वाले समय है, ये देखिए 13 हो गया, ये 15 हो गया, यानी इसके बाद एक कम होगा, उसके बाद कितना हो जाएगा, 17 हो जाएगा। यानी 64 पे 17 हम लोग जोड़ देते हैं तो क्या प्राप्त होता है, हमें 81 प्राप्त होता है। तो 81 का क्रम यहाँ पर एन एम होगा कि एम एन होगा। आप देख पा रहे होंगे कि सबका जो ये नंबरिंग दिया होगा एन ओ ओ पी पी क्यू आर एस एल एम, उसके बाद फिर क्या आता है एन एल एम एम एन, तो इसके बाद क्या देखने को मिलता है, एम एन देखने को मिलता है। इसीलिए जो करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों क्या हो जाएगा, एम एन 81 आपको देखने को मिलेगा। अगला क्रम यहाँ पर देखने को मिलता है, देखिए अगला क्वेश्चन कि 5 मित्र आपके सामने बैठे हुए हैं, ठीक है। स्मिथ, क्रिस, लुइस, डोनाल्ड और रोजी एक सीधी बेंच पर उत्तर के समूह बैठे हुए हैं। स्मिथ रोजी के निकटतम बाएं बैठा है, लुइस के दाएं तीसरे स्थान पर है, ठीक है। डोनाल्ड अंतिम दाएं छोर पर बैठा है, बाएं छोर से दूसरे स्थान पर कौन बैठा है ये कह रहा है। तो इसको निकालने के लिए सबसे पहला यहाँ पर हमारे पास कितने मित्र बैठे हुए हैं, 5 मित्र बैठे हुए हैं। इसीलिए 1 2 3 4 5 मित्र यहाँ पर हम लोग रख लेते हैं, ठीक है। इसके बाद हम लोग क्या दिखाते हैं, तो इसके बाद हम लोग दिखाते हैं कि ये क्या कह रहा है कि स्मिथ रोजी के निकटतम बैठा हुआ है। तो स्मिथ को हम लोग कहाँ बैठाएंगे, रोजी के निकटतम बैठा देंगे, ठीक है। तो रोजी यहाँ पर किसके निकटतम रहेगा, स्मिथ के। तो यहाँ पर मैं बैठा देता हूँ रोजी और यहाँ पर बैठा देता हूँ स्मिथ, यानी स्मिथ रोजी के निकटतम हो गया। बाईं ओर बैठा है तो ये किसकी ओर है, बाईं ओर है, ठीक है। तो ये कह रहा लुइस के दाएं तीसरे स्थान पर है, तो लुइस के दाएं तीसरे स्थान पर कौन सा हो जाएगा, यहाँ पर ये हो जाएगा। यानी हम इसको अगर लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, लुइस लिखेंगे, ठीक है। यानी लुइस के तीसरे स्थान पर है तो पहले वाले क्या हो जाएगा, यहाँ पर लुइस हो जाएगा। यहाँ पर मैं लिख देता हूँ लुइस, ठीक है। लुइस यहाँ पर देखने को मिल रहा है। अब इसके बाद देखिए पहले वाले का आपको लुइस देखने को मिलेगा, ये लुइस। उसके बाद फिर सेकेंड नंबर पे क्या बोल रहा है, फिर सेकेंड नंबर पर बोल रहा है डोनाल्ड अंतिम दाएं छोर पर बैठा है। तो डोनाल्ड जो रहेगा वो कहाँ पर, अंतिम छोर पे बैठेगा। तो डोनाल्ड कहाँ, यहाँ अंतिम छोर में, यानी एक जो बच रहा है वो क्या बच रहा है, क्रिस बच रहा है। इसीलिए कितना नंबर पे रहेगा, 2 नंबर पे रहेगा, ठीक है। अब ये कह रहा है कि बाएं छोर से दूसरे स्थान पर कौन बैठा है। तो बाएं छोर से दूसरे स्थान पर तो सीधा सीधा हमारा क्या दिखाई दे रहा है दोस्तों, हमारा दिखाई दे रहा है डी नंबर क्रिस, क्योंकि यहाँ पर बाएं छोर पे दूसरे स्थान पर कौन हमको दिखा, क्रिस दिखा, ठीक है। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं कि एक बहुत कसकर बंधी लंबी परिनालिका के बाहरी चुंबकीय क्षेत्र को माना जाता है। अब आ जाता है आपका साइंस की क्वेश्चन, ठीक है। तो एक बहुत कसकर बंधी लंबी परिनालिका के बाहरी चुंबकीय क्षेत्र को क्या माना जाता है, तो ये बाहरी चुंबकीय क्षेत्र अगर रहेगा तो इसको क्या मानेंगे, शून्य मानकर चलेंगे, ठीक है। अगर बाहरी चुंबकीय क्षेत्र की बात करेगा। अगला क्वेश्चन है कई चिकित्सा समस्याओं की जांच के लिए इस्तेमाल किए जाने वाले अल्ट्रासाउंड उपकरण आवृत्तियों पर काम करता है। तो कितने आवृत्ति पर ये अल्ट्रासाउंड रहता है वो जो काम करता है, तो यहाँ पर होता है 20,000, ठीक है। 20,000 HZ से ज़्यादा पर वो क्या करेगा, काम करेगा, ठीक है। अगला हम लोग देखेंगे 18वां, निम्नलिखित में से किस समूह को पादप जगत का उभयचर कहा जाता है। अगर देखिए पादप जगत का उभयचर के बारे में बात करेंगे तो कहा जाता है ब्रायोफाइटा को। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा, ए नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन से यहाँ पर हम लोग निकालते हैं, देखते हैं कि यदि एक पिस्टन के साथ सिलेंडर में गैस का दबाव 240 PA है तो क्षेत्रफल उसका 0.4 वर्ग मीटर के पिस्टन पर लगने वाला बल की मात्रा क्या होगा। तो इसका जो बल की मात्रा होता है वो कितना होता है, 96 N के करीब होता है, 96 N इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे कि सामान्य स्थायी उत्तक नहीं है। तो सामान्य स्थायी उत्तक की बात कर रहा है तो पेरेनकाइमा, कोलेनकाइमा, स्क्लेरेनकाइमा तीनों का तीनों स्थायी उत्तक है, जबकि जो जाइलम है वो एक स्थायी उत्तक नहीं है। जाइलम क्या है, एक स्थायी उत्तक नहीं है, तो इसीलिए इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, जाइलम हो जाएगा, डी नंबर। अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे कि वायवीय जिसको बोलते हैं एरोबिक, तो वायवीय श्वसन की प्रक्रिया में अंतिम उत्पाद क्या बनता है, तो एरोबिक यानी वायवीय।
तो इसके जो अंतिम प्रक्रिया बनेंगे, अंतिम उत्पाद बनेंगे कार्बन डाइऑक्साइड प्लस H2O बनेंगे, इसीलिए इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा कौन सा हो जाएगा, ए नंबर हो जाएगा। टमाटर में पाए जाने वाले अम्ल कौन से हैं, तो टमाटर में पाए जाने वाले अम्ल हैं आपके ऑक्जेलिक अम्ल, ठीक है, बी नंबर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं कि एक प्रिज्म का कोण है 5 डिग्री, ठीक है, और लाल और बैगनी रंग के लिए इसका अपवर्तन क्रमशः 1.5 और 1.6 है। तो प्रिज्म का कोणीय परिक्षेपण है, तो एक कोणीय परिक्षेपण इसका क्या है, तो इसका कोणीय परिक्षेपण हो जाएगा 0.5 हो जाएगा इसका कोणीय परिक्षेपण, ठीक है। अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे कि दाद एक आम त्वचा संक्रमण किसके कारण होता है। तो दाद इसमें जो त्वचा संक्रमण होता है तो किसके कारण होता है, तो फंगस के कारण होता है, कवक के कारण होता है, इसीलिए इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, कवक हो जाएगा, फंगस हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि जो मलेरिया होता है, मलेरिया के लिए आमतौर पर इस्तेमाल की जाने वाली दवा क्यूनोन एक पौधे से प्राप्त होता है, तो पौधे की किस भाग से दवा मिलती है, ठीक है। तो ये क्यूनिन की जो बात करेगा तो वो छाल है, तो किससे मिलेगा, छाल से मिलेगा, इसीलिए सीधा सीधा इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, छाल हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, जब हम फिटकरी के विलयन को गर्म करते हैं, ठीक है, फिर छानकर उसे क्या कर लेते हैं, ठंडा कर लेते हैं, यानी पहले उसको गर्म करेंगे और इसके साथ साथ दोबारा में हम लोग क्या कर देते हैं, उसको ठंडा कर देते हैं। तो ठंडा करने के बाद जो प्रक्रिया होती है वो क्या कहलाती है, क्रिस्टलीकरण कहलाती है, यानी बी नंबर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा ऊतक त्वचा के नीचे पाया जाता है और वसा को संग्रहित करता है। तो जो त्वचा के नीचे आपके पाया जाएगा वो कौन से ऊतक होंगे, तो यहाँ पर एक आपको उपकला ऊतक दिखेगा, एरियोलर ऊतक दिखेगा, वसामय दिखेगा और पेशीय दिखेगा। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो दोस्तों क्या हो जाएगा, वसामय एडिपोस ऊतक इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 27वां का। अगला क्वेश्चन से हम देख लेते हैं, मिराज निम्न में से किसका एक उदाहरण है। तो मिराज किसका, मृग तृक्षणा, तो मृग तृक्षणा किसका उदाहरण होगा, तो मृग तृक्षणा किसे कहते हैं, तो मृग तृक्षणा कहते हैं प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन जब हो जाता है तो उसको बोलते हैं मृग तृक्षणा, ठीक है। मिराज किस विटामिन को रासायनिक रूप से एस्कॉर्बिक अम्ल कहा जाता है। तो एस्कॉर्बिक अम्ल किसे कहा जाता है, विटामिन सी को कहा जाता है एस्कॉर्बिक एसिड, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा तत्व मेंडलीव की आवर्त सारणी का अंतिम तत्व है। तो अंतिम तत्व थोरियम, यूरेनियम और पालोनियम, टाइटेनियम। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा दोस्तों, यूरेनियम। यूरेनियम जो आवर्त सारणी है उसके सबसे अंतिम तत्व है। अगला क्वेश्चन यहाँ से स्टार्ट होगा दोस्तों साइंस के क्वेश्चन, सोशल साइंस के क्वेश्चन जो जनरल नॉलेज कह रहे हैं, वो जनरल नॉलेज के यहाँ पर 10 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, ठीक है। तो चलिए देखते हैं इसका फटाफट से। आपातकाल के दौरान अनुच्छेद 352 के तहत लगाया गया निम्नलिखित में से कौन सा प्रावधान जो है वो क्या है, निलंबित हो गया है। तो वो है मौलिक अधिकार, जो आपातकाल के दौरान अनुच्छेद 352 के तहत लगाया गया था तो वो मौलिक अधिकार को निलंबित किया गया है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा अनवीनीकरण साधन है, ठीक है। अनवीनीकरण कहेंगे सौर ऊर्जा, कोयला, जल और मत्स्य क्षेत्र। नवीनीकरण और अनवीनीकरण का मतलब होता है कि एक बार जो ख़त्म हो जाए वो दोबारा से वापस रिलीज़ ना हो तो उसको कहेंगे अनवीनीकरण, और नवीनीकरण हम उसे कहते हैं जो बार बार वो क्या करे, न्यू होते जाए। जैसे पेड़ों की कटाई, ठीक है, एक बार काटिए दोबारा वहाँ से पेड़ फिर से उग जाता है, ठीक है। अगर जो पेट्रोल ईंधन यूज़ कर रहे हैं वो सारी चीज़ को अगर पुनः जैसा था वैसे अगर करना चाहें तो वो नहीं होगा, तो इसीलिए उसको क्या बोलेंगे, अनवीनीकरण। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, बी नंबर कोयला, ठीक है। अनवीनीकरण की श्रेणी में कौन आएगा यहाँ पर, कोयला। तो कोयला को अगर एक बार खपत कर लिया जाए तो दोबारा यहाँ पर क्या होगा, नहीं प्राप्त होगा, इसीलिए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बी नंबर। अगला क्वेश्चन, पश्चिमी विक्षोभ के कारण भारत के किस क्षेत्र में शीतकाल में वर्षा होती है, ठीक है। तो भारत के क्षेत्र की बात करेंगे तो शीतकाल में वर्षा आपको कहाँ देखने को मिलेगा, दक्कन का पठार, कश्मीर पठार, मालाबार तट, सुंदरवन। इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा बी नंबर हो जाएगा कश्मीर घाटी, ठीक है। अगला क्वेश्चन, राज्य की आकस्मिक निधि किसके अधीन होती है। तो राज्य की आकस्मिक जो निधि होती है वो राज्य के विधानसभा अध्यक्ष, राज्य के वित्त मंत्री, भारत के राष्ट्रपति और राज्य के
राज्यपाल। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा दोस्तों, राज्य के राज्यपाल इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पर डी नंबर ये करेक्ट आंसर आपको देखने को मिलेंगे। अगला क्वेश्चन, भारत का सबसे लंबा राजमार्ग कौन सा है? तो ये बहुत ही इजी क्वेश्चन है और बहुत लोगों को पता भी नहीं होता है दोस्तों। तो जो भारत का सबसे लंबा राजमार्ग है वो है राष्ट्रीय राजमार्ग 44, इसका करेक्ट आंसर ए नंबर होगा। ठीक है, उसी तरीके से कह रहा है स्वर्ण चतुर्भुजीय एक्सप्रेस निम्न में से किसे जोड़ता है? तो स्वर्ण चतुर्भुजीय एक्सप्रेस दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, कलकत्ता, ये जो जगह है 4 जगह उसको जोड़ता है, दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, कोलकाता। ठीक है, दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, कोलकाता। ठीक है, इस तरीके से हम 36 क्वेश्चन तक देख लिए दोस्तों। वीडियो पे नए हैं तो वीडियो अगर अच्छा लगा तो लाइक करेंगे, चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, दोस्तों तक शेयर करेंगे, क्योंकि अभी जो एग्ज़ाम होने वाला है वो बहुत ही ज़्यादा गैप नहीं है, 1-2 दिन में हो ही जाएगा। आपका 20 तारीख को एग्ज़ाम होने वाला है, तब तक जितना भी हो सके यहाँ से MCQ वाले क्वेश्चंस को आप उठाइए और बार बार उसको गहन अध्ययन करिए। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं कि 1893 में किने देश में त्रिपक्षीय गठबंधन का विरोध करने के लिए एक समझौता गठित किया था? ठीक है, किसने? तो ये कह रहा है फ्रांस और रूस, पुर्तगाल, आयरलैंड और ऑस्ट्रेलिया, बेल्जियम, स्पेन एंड हंगरी। पहला क्वेश्चन पहला आंसर जो है वो सही है, फ्रांस एंड रूस। फ्रांस एंड रूस ने 1893 में त्रिपक्षीय गठबंधन विरोध करते हुए एक समझौता गठित किया था। ठीक है, अगला क्वेश्चन यहाँ पर 38वां, नाजीवाद किस देश में उभरा था? तो नाजीवाद किस देश में उभरा था? फिनलैंड, बेल्जियम, जर्मनी और स्लोवाकिया। ठीक है, तो इसमें आपको बताना है कि नाजीवाद किस देश में उभरा था। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों, क्या हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर? डी नंबर, जर्मनी। ठीक है, जर्मनी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, जर्मनी। यहाँ पर नाजीवाद किस देश में उभरा था? तो यहाँ पर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा जर्मनी। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सी फसल खरीफ मौसम में नहीं उगाए जाते हैं? बाजरा और चावल, मक्का और ज्वार, ज्वार और चावल। आपको चावल से, मक्का से जितना मिला हुआ दिखाई देगा आपको सब हो जाता है आपका खरीफ फसल। लेकिन अगर खरीफ फसल की बात करेंगे तो जौ और जो सरसों होंगे वो आपके खरीफ फसल में नहीं आते हैं, इसीलिए इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो जौ और सरसों हो जाएंगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, इनमें से किस प्राचीन सम्राट का मकबरा बिहार राज्य के सासाराम शहर में स्थित है? बहादुर शाह जफर, अलाउद्दीन खिलजी, शेरशाह सूरी और कुतुब उद्दीन ऐबक। ठीक है, तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो दोस्तों क्या हो जाएगा? शेरशाह सूरी। शेरशाह सूरी का जो मकबरा है वो बिहार राज्य के सासाराम शहर में स्थित है। ठीक है, इस तरीके से जो 40 क्वेश्चंस थे दोस्तों पूरे के पूरे यहाँ पर सॉल्व किए गए हैं। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करेंगे, चैनल पे नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब करते हुए ज़रूर जाइएगा, क्योंकि अभी बहुत सारे अर्जेंट वाले वीडियो आपको इस चैनल के माध्यम से मिलेंगे। ठीक है दोस्तों, थैंक यू फॉर वॉचिंग।